सुनहरे बाल वाली सास। 60 साल की बूढ़ी कुंतल अपने बेटे बैजू और बहू बेला के साथ सीतापुर गांव में रहती थी। उसके चेहरे की झुर्रियां और उसके बालों की सफेदी बढ़ते बुढ़ापे को साफ तौर से साझा कर रही थी। देर सांझ उसका बेटा बैजू घर आता है। बैजू बेटा, तू आ गया। माँ, जब आपने मुझे दरवाजे से दस्तक देते देख लिया तो टोकना जरूरी है क्या? अरे बेटा, परसों तेरे बाबूजी की बरसी है। माँ, मेरी इतनी कमाई नहीं जो मैं हर एक साल बाबूजी की बरसी मनाता रहूं। अपने जाने के पीछे एक पैसा नहीं छोड़ गए वो। अरे छोड़ क्यों नहीं गए? तुम्हारी बूढ़ी माँ का पेट भरने की जिम्मेदारी तुम्हारे ही सर तुम अड़ गए हैं। दिन भर पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं और सांझ होता नहीं कि करहाने का स्वांग रचना शुरू हो जाता है। और नहीं तो क्या, सारा दिन अपने सफेद केश को ही संवारती रहती है। बैजू बेटा, तू अपनी बूढ़ी माँ का भरोसा कर। मैं तो अपनी तरफ से भरसक कामकाज किए देती हूँ। मेरे टखनों में इतना बल नहीं बचा कि मैं बहू की तरह एकदम फुर्तीली होकर काम करूँ। अरे माँ, मैं अंधा नहीं, सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ कि कौन काम करता है और कौन आराम। बेचारी मेरी बीवी बेला की सूरत ही बता देती है कि उसको सारा दिन चैन नहीं होता। आपने उसको बहू से बाई बनाकर रख दिया है और इस बढ़ते बुढ़ापे में भी आप उसे सास का सताव दे रही हैं। बस माँ, अब आप अपना ठिकाना कहीं और खोज लीजिए। आज हम 2 दंपति हैं, मगर कुछ ही महीने में मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अगर आपका पेट भरता रहूंगा तो मैं अपने बच्चे के भावी भविष्य के लिए कुछ भी जोड़ बटोर नहीं पाऊंगा। मगर बैजू बेटा, ये तो सोच कि इस बढ़ते बुढ़ापे में तेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी। अरे ओ सासू माँ, ये मगरमच्छ की टेसुई बहाना बंद कीजिए। सैकड़ों वृद्धाश्रम है, कहीं भी जाओ। बूढ़ी कुंतल रोते बिलखते अपनी गठरी लिए सड़क की ओर अग्रसर होने लगती है। तभी सुनसान सड़क के बीचों बीच उसे एक औरत दिखाई देती है जो सिर से पांव तक सुनहरा पहनावा पहने होती है। अरे ये तो कोई जादूगरनी जान पड़ती है। ये तो बड़ी ही जख्मी है, मुझे इसकी सहायता करनी होगी। कुंतल उसके पास बिखरे चौरस पत्ते का डोंगा बनाकर नदी से पानी लाकर जादूगरनी को पिलाती है। ये तो फिर बेहोश हो गई। मुझे इसके जख्मों पर मरहम पट्टी करना होगा। कुंतल को जड़ी बूटियों का बड़ा अनुभव था। जंगल के पेड़ों पत्तियों से लेप बनाकर जादूगरनी के जख्मों पर जैसे लगाती है कि कुछ ही देर के बाद जादूगरनी बेहोशी से बाहर आ जाती है। बूढ़ी अम्मा, क्या तुमने मेरी जान बचाई? तुम यहाँ बोझिल बदहाल अवस्था में पड़ी हुई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बूढ़ी माँ। अरे बूढ़ी माँ, तुम्हारे केश तो बड़े लंबे और कपास की तरह चमक रहे हैं। हाँ, एक समय में मेरे बाल बेहद काले घने और लंबे हुआ करते थे, मगर फिर बुढ़ापे के साथ सारे बाल सफेद हो गए। जादूगरनी कुंतल के सुंदर सफेद बालों पर जैसे ही अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, कुंतल के बाल सिर से पांव तक लंबे सुनहरे बालों में सराबोर हो जाते हैं। ये कैसे किया तुमने? मैं एक जादूगरनी हूँ। ये सुनहरे बाल जादुई हैं। अब आप इससे जो भी मांग करेंगी, आपके जादुई सोने के बाल उसे पूरा करेंगे। मगर याद रखना, आपके सुनहरे बालों की सीमा है। जिस पल छीन आपके बाल पहले की भांति श्वेत होना शुरू हो जाएं, उसके बाद आप अपने सुनहरे बालों से कुछ भी मत मांगना, वरना आपकी जान पर भी बन सकती है। ये कहकर जादूगरनी वहां से चली जाती है और कुंतल अपने सुनहरे बालों को आहें भरकर निहारती है। ए मेरे जादुई सुनहरे बाल, क्या तुम मुझ बुढ़िया को खाना दे सकते हो? कुंतल के इतना कहते ही उसके सोने के बालों से 56 भोग का भंडार चकाचौंध चमक के साथ प्रकाशित होता है। बरसों अरसों बाद मुझ बेबस बुढ़िया के भाग्य में ऐसा भोजन मिला है। कुंतल भरपेट खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही सप्ताह भर होने को आ जाता है और कुंतल कहती है, न जाने क्यों आज मुझे मेरे बेटे बैजू की याद आ रही है। अब मुझे घर लौट जाना चाहिए। ये कहकर कुंतल अपने घर लौट आती है, जहाँ कुंतल के सुनहरे बाल देखकर बैजू और बेला की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। माँ जी, ये आपके केश सुनहरे सोने की जैसे चमक रहे हैं। कौन सा कलर कराया है? अरे कोई रंग नहीं, बल्कि तेरे सास के खरे सोने के सुनहरे बाल हैं, जो मुझे एक जादूगरनी के वरदान से मिले हैं। माँ, कहीं तुम हमारे संग कोई स्वांग तो नहीं रचा रही?
सच सच बताओ। लगता है तुम दोनों को ऐसे विश्वास नहीं होगा। मेरी जादुई सुनहरे बाल, इसी पल छिन सोने के सिक्के दो। कुंतल के इतना कहते ही उसके सुनहरे बालों से सैकड़ों चमचमाते सोने के सिक्कों की बौछार लग जाती है, जिसे देखकर बेला बोलती है, अरे सासू माँ, लगता है वो सोने पर सुहागा होने का कहावत आपके सुनहरे बाल पर ही बनी है। अरे अब तो हमारे घर की सारी गरीबी बदहाली दूर हो जाएगी। क्यों नहीं, मैं भी चाहती हूँ मेरा आने वाला पोता या पोती ऐशो आराम से जीवन जिए। बैजू, ये सारे सोने के सिक्के ले जाकर इनका सुनार के हाथों सौदा कराओ। बैजू सारे सिक्के बेचकर उनसे मिले पैसे से अपने घर की काया पलट कर देता है। एक रात दोनों दंपत्ति बातें करते हुए कहते हैं, अजी सासू माँ के सुनहरे बाल ने तो हमें सप्ताह भर के भीतर ही फर्श से अर्श पर पहुँचा दिया। हाँ भाग्यवान, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन जाएगी। सही है, अब मुझे बिना मेहनत के सब कुछ माँ के सुनहरे बालों से ही मिल जाएगा। अगली सुबह बेला अपनी सास के पास आकर कहती है, सासू माँ, मेरे पास एक भी सोने के गहने नहीं बचे। अपने सुनहरे बालों से बोलकर मेरे लिए एक आधे गहने दिलवा दीजिए। ठीक है बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हे मेरे जादुई सुनहरे बालों, इसी पल छिन मुझे मेरी बहू के लिए सोने के सुंदर गहने दो। कुंतल के इतना कहते ही उसके सुनहरे सुंदर केश से अनेकों सोने के सांचे में ढले सुंदर गहने बाहर निकलते हैं। सासू माँ, आपके ये सुनहरे बाल तो सिर्फ आपका ही स्वर शब्द सुनते हैं। खैर, इन गहनों के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही दिन सप्ताह सप्ताह महीने के मंजर में गुजरता चला जाता है। बैजू अलबेला कुंतल के सुनहरे बालों से प्रत्येक दिन अपना स्वार्थ साधते हुए कभी उसके बालों से सोने के सिक्कों की मांग करता तो कभी कुछ, जिसे कुंतल के केश जादूगरनी के कहे अनुसार सफेद होने लगते। फिर एक सांझ, माँ, मुझे व्यवसाय के लिए कुछ पैसे चाहिए, अपने सुंदर बालों से अपने बेटे की मदद कर दीजिए। बेटा, मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं। अगर मैंने अपने सुनहरे बालों से असीमित जादू की मांग की तो ये मेरे खातिर जोखिम होगा। माँ, अपने बेटे के लिए आप जरा सा भी जोखिम नहीं उठा सकती? अरे कुछ ही तो सिक्के देने हैं। ठीक है, ऐ मेरे जादुई सुनहरे बाल, मुझे सुनहरे सोने के सिक्के दो। कुंतल के सुनहरे केश से जैसे जैसे सोने के सिक्के बरसते हैं, उसके बाल सफेद होकर सिर के अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं। उस रात दोनों दंपत्ति कहते हैं, अरे तुम्हारे कहने पर मैंने माँ से सोने के सिक्के मांग तो लिए हैं, लेकिन सचमुच उनके बाल आधे से भी ज्यादा सफेद हो चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मर ही तो जाएंगे ना। ऐसे भी सासू माँ के सुनहरे बालों की बदौलत अब हमारे पास बड़ा घर बार, इतना सारा सोना पैसा सब कुछ तो हो चुका है। एक उनके चले जाने से क्या घट जाएगा। ये बोलकर बेला सो जाती है। अगली सुबह जब दोनों दंपत्ति की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को पुनः उसी घनघोर गरीबी में पाते हैं और कुंतल दुखदाई दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अरे तुम्हारे भड़कावे में आकर मैंने अपनी माँ से सोने की मांग की, जिस कारण मेरी माँ आज आंखें मूंद चुकी है। यही मेरी सजा है। कुंतल ने अपनी आखिरी सांस तक अपने सुनहरे बालों से अपने बेटे और बहू की बतौर बड़ी मदद की, जिस कारण उसकी जीवन की नैया डूब गई और उसकी मौत के साथ जादूगरनी का जादू भी टूट गया और दोनों दंपत्ति पुनः घनघोर गरीबी से जूझने लगे। अपना स्वार्थ साधने के लिए उन्होंने कुंतल की सांसें दांव पर लगा दी। बजाय इसके भी उनसे सब कुछ छिन गया। शायद ये ईश्वर का प्रकोप या नियति का न्याय था। घर की जो अपनी पत्नी गोदावरी और बेटी राखी के साथ एक भाड़े के घर में गरीबी के दिन काट रहा था। वो भोर की पहली पौड़ी के साथ जाकर जलाने के लिए लकड़ियां काटने जंगल जाता है। अजी लाल चाय बनाई है, 2 घूंट पीते जाओ। अरे भाग्यवान, तुम्हारी बोली में झिझक क्यों सवार है? क्या करूं जी, भगवान ने जैसे हमारे घर की किस्मत कूश की कलम से लिखी है। कितने बसंत बहार बीत गए, अब तो लगता है जैसे इस गरीबी के गड्ढे से हम कभी नहीं उबर सकेंगे। फिर ये किराए की छत भी कब छिन जाएगी, कोई पता नहीं। ऐसा कहते हुए गरीब गोदावरी की आंखें डबडबा जाती है, साथ ही रामदिन भी रो पड़ता है। तभी राखी अपने माता पिता के टूटे हुए मन का हौसला अफजाई करती है। माँ, बाबूजी, जीवन तो सुख दुख का संगम है और ये गरीबी अमीरी एक सिक्के के 2 पहलू के जैसे हैं। भले हम गरीब हैं,
मगर हम साथ तो हैं। देख रही हो भाग्यवान, हमारी राखी सयानी हो चली है। अच्छा, मैं जंगल जा रहा हूँ। गरीब रामदीन अपनी कुल्हाड़ी और गतान लेकर जंगल जाता है, जहाँ जंगल के सरकारी मुलाजिम हर लकड़हारे को जंगल से खदेड़ रहे थे, जिसे देखकर रामदीन दुखी मन से घर लौट आता है। बाबूजी, आज आप इतनी जल्दी लौट आए? राखी बिटिया, जंगल पर रोक लगा दी गई है। अब मैं निहत्था हो गया हूँ। अजी संभालिए खुद को। ईश्वर का अस्तित्व जग से अभी मिटा नहीं है। वो कोई ना कोई राह खोलेंगे। घटते सूरज की लाली के साथ अंधेरा घिर आता है। तभी मणिलाल उनके दरवाजे पर आ धमकता है। रामदीन, अरे ओ रामदीन, अरे कहाँ छिपा बैठा है? बाहर आ। अरे मणिलाल जी, आप यहाँ क्यों? अब क्या मुझे अपनी ही मिट्टी पर लात रखने के लिए तुझ जैसे गए गुजरे गरीब से इजाजत मांगनी पड़ेगी? ये मिट्टी मणिलाल की मलकियत है। आज 30 तारीख है। इस महीने की मिलाकर तुझे 6 महीने का भाड़ा चुकाना है। चल जेब ढीली कर। मणिलाल जी, अभी मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। अब मैं तुम मुफ्तखोरों को एक दिन की भी मोहलत नहीं दूंगा। इसी पल मेरा घर खाली कर दो। मणिलाल जी, हम गरीबों पर ऐसा गजब मत ढाइए। हमें बेघर मत कीजिए। गोदावरी को अपने आगे गिड़गिड़ाता देखकर मणिलाल अपनी मूंछों को ताव देते हुए राखी को एकटक ताकते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बेघर नहीं करूंगा। बदले में तुम अपनी बेटी का ब्याह मुझसे करा दो। वैसे भी ये शादी के लड्डू चखने लायक हो गई है। इसे तुम्हें बिना दान दहेज के दामाद मिल जाएगा और ये छत भी तुमसे नहीं छीनेगी। अपनी बेटी से दोहरे उम्र के मणिलाल की ये घिनौनी सोच सुनकर गरीब माता पिता सामान की गठरी बांधकर घर से निकल जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मणिलाल जैसे शख्स हर मोड़ पर लालच की ललक लिए खड़े हैं कि कब किसी गरीब बाप की बेबसी का फायदा उठाएं और उसकी बेटी को फाड़ खाएं। सड़क पर सनसनाती हवाएं उन तीनों से टकरा रही थी। चलते चलते वो एक पाइपलाइन के पास आ पहुंचते हैं, जो इन गरीबों का गढ़ बन गया। अगली सुबह, बिटिया, अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं काम की खोज में जा रहा हूँ। बाबूजी, लाल चाय बनाई है, पी कर जाइए। इससे आपके इस ठंडी बयार में गर्माहट मिलेगी। राखी पाइप के बाहर चूल्हा फूंकती हुई चाय बना रही थी। बहती बयार से बार बार चूल्हा बुझ रहा था, मगर उस गरीब की बेटी ने जैसे तैसे चाय बनाकर अपने माता पिता को परोसा, जिसके बाद रामदीन काम की खोज में निकल पड़ा। दूर एक चाय की दुकान पर सूट बूट पहने हुए एक शख्स बैठा हुआ था, जो आंखें गड़ाकर उस गरीब परिवार के बीच से प्यार की झांकी देख रहा था। दिन बीतते गए और गुजरते दिनों के साथ ठंडी बयार का उत्कर्ष बढ़ता चला गया। उस ठंडी हवा के बीच पाइपलाइन के बाहर बैठी राखी चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है। उसके तन पर एक सूट के सिवाय कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से उसके हाथों के रोए सिहर उठते हैं। अरे राखी बिटिया, तू भीतर आकर बैठ जा। देखिए, पुरवाई बयार पानी की तरह बह रही है। ठंड के मारे ठिठुर रही है तू। बाकी की रोटी मैं बना दूंगी। नहीं माँ, आप भीतर ही रहिए। आपको पता है, मैं नहीं चाहती कि इस पूस की पुरवाई बयार से आपकी तबीयत बिगड़े। अपने माता पिता के प्रति स्नेह भाव ने चाय की दुकान पर बैठे वेदांत को घेर लिया था। हर दिन के साथ वो राखी की ओर और खिंचा चला जा रहा था। वो हर सुबह चाय पीने के बहाने पाइपलाइन में बसे उस गरीब परिवार के बीच का सार्थक स्नेह देखने आया करता था। तभी एक दिन वेदांत चाय वाले से उनके बारे में पूछताछ करता है। राधे, ये परिवार इस पाइपलाइन में क्यों रहता है? अरे बाबूजी, कुछ दिन पहले ही इस पाइपलाइन में आए हैं। वो रामदीन चाचा हैं और राखी है उनकी बिटिया, भले गुणों से भरी है। रामदीन काका तो दिन रात बिटिया की शादी के सोच में डूबे रहते हैं। इस गरीबी में रूखा सूखा खाकर रात काट रहे हैं। फिर गरीब की बेटी का हाथ थामना कौन चाहता है? फिर वेदांत अपनी कार में सवार होकर सीधे अपने घर आता है। उसका घर बहुत ही आलीशान और बड़ा था, जहां वो अपनी बीमार माँ के सर पर हाथ फेरता हुआ मुट्ठी बांधे बोलता है, माँ, मुझे बहू मिल गई है। बहुत जल्द वो तुम्हारे पास होगी। अगले दिन वेदांत उस पाइपलाइन के पास आता है। उस गरीब परिवार की टुकड़ी उसे देखकर स्तब्ध हो जाते हैं और खौफ से भरी गोदावरी फुसफुसाती है। अजी, लगता है ये बाबूजी इस पाइपलाइन के अधिकारी हैं। देखिए बाबूजी, ये पाइपलाइन मुझ गरीब परिवार का आखिरी आसरा है। हमें यहाँ से मत खदेड़ना। काका, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। वेदांत की बात सुनकर रामदीन, राखी और गोदावरी सोच में घिर जाते हैं। तभी गोदावरी कहती है, मगर बेटा, तुम बड़े बाबूजी होकर हम गरीब की बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि ये गरीब की बेटी गुणों की धरोहर पर भरी होती है। राखी दिन रात खुद सर्दी की ठिठुरन सहकर आप दोनों को बर्फबारी से बचाती रही।
इसलिए इससे बेहतर बहू मेरी माँ के लिए कोई नहीं हो सकती है। अपनी राखी मुझे दे दीजिए। ये सुनकर उस गरीब दंपत्ति की झुर्रियों से घिरी आंखों में बुझी हुई आस एक बार फिर उजागर हो जाती है और ठंड के उस ठहराव में राखी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। गोदावरी पाइपलाइन में ही अपनी बेटी की हल्दी की रस्म करती है। राखी बेटी, अपने माँ बाबूजी को माफ कर देना। हम तेरी विदाई एक भले घर से कर सकने के समर्थ नहीं है। ऐसा ना कहो माँ, बुरे वक्त में ये पाइपलाइन ही हम गरीबों का बसेरा बना था। आज इसी पाइपलाइन में मेरे हाथ पीले हो रहे हैं। आप और बाबूजी इस गरीब बेटी के सरजमीन हैं। मेरी डोली यहीं से उठेगी। हर दिन के साथ शादी की रस्म बढ़ रही थी, जिसके साथ बढ़ रहा था सर्दियों का सिलसिला। अगली सुबह गोदावरी कहती है, अजी अजी, आज राखी की मेहंदी की रस्म है। कहीं से मेहंदी का बंदोबस्त करो। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहते हुए रामदिन ठंड में ठिठुरता हुआ मेहंदी की खोज में निकल पड़ता है। उसके शरीर पर ना तो शॉल स्वेटर था, ना पाँव में चप्पल, मगर फिर भी उसकी आंखों में एक बड़ी सी चमक थी। आखिरकार उस गरीब की बेटी का घर बसने जा रहा था। कुछ दूर आने के बाद उसकी नजर मेहंदी की बहुतेरी झाड़ियों को देखकर झिलमिला उठती है। भगवान का शुक्र है, मेहंदी मिल गई, जल्दी से तोड़ लेता हूँ। रामदिन जल्दी जल्दी मेहंदी और कुछ आम के पत्ते और जंगल की जमीन पर बिखरे रात रानी के फूल तोड़कर घर लौट आया, जहाँ गोदावरी ने मेहंदी पीसकर मेहंदी की रस्म रीत को पूरी की। वहीं रामदिन ने भी फूल पत्तियों के गठजोड़ से पूरे पाइपलाइन को सजा दिया। बाबूजी, खाना खा लीजिए। हाँ बेटिया, आज आखिरी बार अपने हाथों से मुझे खाना खिला दे, क्योंकि कल सवेरे तो हमारी सोन चिड़ैया ससुराल चली जाएगी। अगली सुबह पूरे पाइपलाइन के चारों ओर बर्फ बिखरी हुई होती है, जहाँ वेदांत और राखी की शादी हो जाती है। और वेदांत कहता है, माँ बाबूजी, आज से राखी मेरी धर्म पत्नी बन चुकी है। इस नाते मैं आपका बेटा हुआ और अब आप मेरे साथ रहेंगे। अरे नहीं बेटा, बेटी के बाबुल का तो उसके ससुराल में रहना कभी नहीं शोभता है। तो अब मैं आपके घर का खर्च और रखरखाव का भार उठाऊंगा। इससे आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी और आपको ये ठंड में ठिठुरना भी नहीं पड़ेगा। वेदांत का सरल स्वभाव देखकर रामदिन का दिल खुशी से भर उठता है। आखिर उसकी गरीब बेटी का घर भी बस गया था, साथ ही उन्हें अपना बसेरा मिल गया था, जहां उन्हें रात और भोर के ठंड का कहर फिर कभी नहीं काटना पड़ा।